यस। तो बच्चों कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया एल्कली मेटल्स के साथ डिस्कस बच्चों किया था, और आज हम बात करेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को लेके भी। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उस पर भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट बच्चों लेते हैं कि ऑल एल्कली मेटल्स react with liquid ammonia। रिएक्ट विद लिक्विड अमोनिया का बेटा मतलब है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, गिविंग ए डीप ब्लू कलर। ठीक है, टू सॉल्यूशन। तो अमोनिया के साथ बच्चों का रिएक्शन परफॉर्म होती है लिक्विड अमोनिया के साथ आपके कंप्लीट एल्कली मेटल्स के साथ, तो उस केस में आपको डीप ब्लू कलर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जब रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन हम लोगों ने कल देखा भी था, आज मैं इसको जनरलाइज कर देता हूँ बेटा। एम प्लस एक्स प्लस वाई, एम आपका एल्कली मेटल है यहाँ पे, एक्स प्लस वाई बच्चों आपके मोल्स हैं जो अमोनिया को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें से मैं इसको जनरलाइज करता हूं तो एम प्लस अमोनिया बच्चों यहाँ पे एक्स मोल्स आपका ऐड हुआ है, जिसको अपन बोलते थे अमोनिएटेड कैटायन। ठीक है, दिस इज अमोनिएटेड कैटायन। और प्लस बच्चों यहाँ से मिला था आपका बाकी जो मेटल है एम, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, तो उसके पास भी बच्चों अमोनिया पे एक्यूमुलेट होंगे, तो यहाँ से आपका बाई, इसको अपन बोल रहे थे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस गिवन केमिकल रिएक्शन। सभी को बात समझ में आ रही है? कल अपन ने डिस्कस किया था बहुत ही क्लियर। बताओ बच्चों, समझ में आया सभी को यहाँ तक? भाई जो पहली स्टेप होगी ना, फर्स्ट स्टेप, उस फर्स्ट स्टेप के अंदर जो मेटल होगा वो कैटायनिक फेज में जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। फर्स्ट केस तो यही होगा। ठीक है, जहां से M+1 जो कैटायन है, बिकॉज अमोनिया ट्रीट एज ए डाइपोल, तो बेटा उसके पास कुछ इस तरीके से कम आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, अमोनिया बच्चों डाइपोल है, तो उसके साथ कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड अमोनिएटेड कैटाइंस आपको मेटल कैटाइन देखने को मिलेगा। यहाँ तक बात सभी को समझ में आई? क्लियर? अच्छा, अब यहाँ से बच्चों क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आते हैं कि अमोनिएटेड जो कैटायन है, ठीक है, और जो आपका अमोनियम इलेक्ट्रॉन्स है वो रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है? तो बेटा ये क्वेश्चन आता है ब्लू कलर को लेके, कि जो हम लोग डीप ब्लू कलर की बात कर रहे थे, वो कलर बच्चों किसकी वजह से जनरेट होता है? क्या अमोनिएटेड कैटाइंस की वजह जनरेट होगा? क्या बच्चों अमोनिएटेड, एक सेकंड, क्या आपका अमोनिएटेड कैटाइन की वजह से जनरेट होगा, या फिर आपका अमोनियम इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जनरेट होगा? तो जो डीप ब्लू कलर है उसके पीछे बच्चों जो आपका रीजन होगा, दिस इज ओनली अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो कलर के पीछे आपका रीजन है वो क्या है? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कलर बच्चों तभी डिफाइन होंगे ना कि जब ग्राउंड स्टेट से जो आपका मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा वो ऑक्साइड स्टेट के अंदर जाएगा, फिर वापस जब वो ग्राउंड स्टेट के अंदर मूव करेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो एक विजुअल रीजन के अंदर जो पर्टिकुलर जो आपकी वेवलेंथ है या जो फ्रिक्वेंसी है उसको डिफाइन करेगा, तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होंगे कलर के लिए। लेकिन बच्चों क्वेश्चन में अगर आता है पैरामैग्नेटिक के ऊपर, जैसे भाई क्वेश्चन में लिखा है कि ब्लू कलर के पीछे तो आपका ये रीजन हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में आता है बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लेके पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक करेक्टर को डिफाइन करने के लिए या अमोनिएटेड कैटाइंस या फिर बच्चों आपके अमोनियम इलेक्ट्रॉन्स, दोनों में से कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? बताओ बच्चों, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? पैरामैग्नेटिक जो नेचर है वो कंपाउंड का, वो आपका अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ही डिफाइन होगा, अमोनिएटेड कैटाइंस के थ्रू डिफाइन नहीं होगा। तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एज वेल एज ब्लू कलर, ये दोनों बच्चों अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही डिफाइन होगी। सभी को बात समझ में आ रही है? क्लियर? लेकिन अगर बच्चों क्वेश्चन में लिख के आता है कंडक्टिंग नेचर, ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में लिख के आता है
कंडक्टिंग नेचर, जो सॉल्यूशन आपका बना है उसकी कंडक्टिविटी बच्चों इंक्रीज हुई है। तो जो कंडक्टिंग नेचर ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टिंग नेचर ऑफ सॉल्यूशन ये किसकी वजह से डिफाइन होगा? तो तब आपको आंसर करना है बेटा अमोनिएटेड कैटायन प्लस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, दोनों की वजह से। ठीक है, तो यह बात आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर के अंदर बच्चों यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, तो कंडक्टिंग नेचर के बेटा रीजन क्या होगा? अमोनिएटेड कैटाइंस एज वेल एज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, दोनों की वजह से आपका डिफाइन होगा। सभी को बात समझ में आ गई? क्लियर? बताओ बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यस, डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन अमोन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे भी एक रीजन है कि जब ये जिस लाइट को एब्जॉर्ब करता है ना, वो आपकी रेड कलर होती है। ठीक है, और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो आपका ब्लू कलर होता है, रेड का। ठीक है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट के अंदर मूव करेगा, ये ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट है, तो उस केस में बच्चों ये जो रेड कलर है ना, इसकी फ्रिक्वेंसी को बेटा ये एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और फिर उसके बाद जब बच्चों एक्साइटेड स्टेट से वापस से आप ग्राउंड स्टेट के अंदर मूव करेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो उस केस में जो विजुअल रीजन के अंदर जिस कलर को ये आपका डिफाइन करेगा वो आपका ब्लू कलर होगा। क्लियर? सभी को समझ में आ रही है? तो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री बच्चों कौन सा? ब्लू कलर। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है भाई, जिस फ्रिक्वेंसी की अगर ये लाइट को एब्सॉर्ब करेगा, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री जो आपका कलर होगा उसको शो करता है, तो दैट्स व्हाई ब्लू कलर आपको देखने को मिलता है। तो कभी क्वेश्चन अगर आता है कि भाई रेड किस कलर की फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है, तो आंसर विल बी रेड कलर। ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होगा? ब्लू कलर। क्लियर रहेगा? सभी को याद रहेगा? बताओ भाई जल्दी से। यस, ओके। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है बेटा कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। एक क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेशन पे आता है कि अगर बेटा ये जो सॉल्यूशन है अगर डाइल्यूट इन नेचर है, डाइल्यूट का मतलब बेटा होता है एक रेफरेंस है 3 कैपिटल एम। ठीक है, मोलरिटी है, तो 3 कैपिटल एम से अगर बेटा कॉन्सेंट्रेशन कम है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है? डाइल्यूट। हम बेटा जो बात कर रहे हैं वो आपका अमोनिया के साथ मेटल का जो रिएक्टिविटी है उसको लेकर डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अगर बच्चों सॉल्यूशन आपका उसका कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में रखा है, तो उस केस में आपको पूछेगा कि बेटा उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है सॉल्यूशन का, तो आंसर होगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि अगर बच्चों जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका कॉन्सेंट्रेशन जो आपका सोल्यूशन है वो हाईली कॉन्सेंट्रेशन हो जाए, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू बच्चों 3 कैपिटल एम से अधिक अगर डिफाइन कर दी जाए, तो उस केस में बोलते हैं हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। तो वो जो आपका सोल्यूशन होगा उस केस में उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी ये आपका सोल्यूशन होगा, और उस केस में इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो बच्चों कैसी होगी? डाया मैग्नेटिक। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों ही आपके जो की पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट। मैं लिखता हूँ बच्चों एम। एम का मतलब बेटा मेमोराइज, बिल्कुल आप इसको ध्यान से मेमोराइज करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन और इसके ऊपर बनता है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कि बेटा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, कल मैंने डिस्कस किया था रिड्यूसिंग नेचर को होल्ड करता है। तो रिड्यूसिंग इन नेचर जो प्रॉपर्टी है उसको अपन अगर डिफाइन करते हैं तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा कि अगर ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है इसके साथ बच्चों का मैंने अमोनिएटेड अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया है, सपोज ये बाई मोल्स है, तो बच्चों यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, ये आपका मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा O2-1 के अंदर। ठीक है, और O2-1 का अगर आप यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे ये 0 होगा। यहाँ पे कितना बेटा निकल के आएगा? आप निकाल सकते हो 2 × x = -1, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा -1/2। समझ में आ रहा है सभी को? तो 0 से बेटा -1/2 डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज होने का मतलब बेटा रिडक्शन। इसके बाद बात करते हैं कि बेटा फिर से अगर हम यहाँ पे अमोनिएटेड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अगर मैं फिर से ऐड करता हूँ, तो फिर बेटा यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा O2-2 के अंदर, जहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 2 × x = -2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो आपने देखा -1/2 से बेटा -1 में कन्वर्ट हो रहा है। सभी को बात समझ में आ रही है? क्लियर? बताओ बेटा। तो 0 से -1/2, देन -1/2 से -1 में जा रहा है,
तो यहाँ से आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि ये जो आपका सॉल्यूशन का जो नेचर है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, ठीक है, तो वो बच्चों क्या करेगा कि भाई जो रिजल्टेंट आपका सॉल्यूशन होगा वो अपनी रिड्यूसिंग टेंडेंसी को शो करेगा। सभी को बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? क्वेश्चन किस किस तरीके से बन सकते हैं ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। यस, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि बच्चों अगर जो आपका बना था अमोनिएटेड सॉल्यूशन जो आपका बना था, ठीक है, कैटाइन प्लस इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो अगर उसको हम लोग थोड़ा सा लगभग 2 आवर्स तक, लगभग ऐसा होता है, इसको ऐसा एनसीईआरटी में डिफाइन किया गया है कि स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग हावर, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं बेटा अप्रोक्स 2 आवर, ठीक है, आपको कलर दिखने लगता है, तो 2 आवर्स तक अगर आप उस सॉल्यूशन को रखते हो तो रखने के बाद उसका जो बेटा कलर है ना, वो कलर क्या होगा और उसपे उसकी प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखो पहले क्या था कि अगर वो आपका नेचुरल कंडीशन में फॉर्म हो जाएगा, डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, और रीजन क्या है, अमोनियम इलेक्ट्रॉन्स उसका रीजन होगा, पैरामैग्नेटिक आपके बिहेवियर शो करेगा। लेकिन इसको अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए रख देते हैं तो बच्चों वहां से जो होगी H2 गैस आपकी रिलीज होने लगती है, H2 गैस रिलीज होगी, ध्यान देना, एंड बच्चों वहां से आपका जो एमाइड होगा, एमाइड का फॉर्मेशन भी होने लगता है, ठीक है, एमाइड एंड H2 गैस रिलीज होती है। जब उसकी रिएक्शन देख लेते हैं तो जो M प्लस बच्चों यहाँ पे अमोनिएटेड था, कैटाइन था, प्लस जो इलेक्ट्रॉन था आपका अमोनिएटेड, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अमोनिया, देन ये केस, देन लिक्विड। और तो यहां से बच्चों क्या होगा कि ये जो अमोनिया दिख रहा है ना, ये कन्वर्ट होगा NH2 माइनस के अंदर, ठीक है, और जब NH2 माइनस में कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। भाई अमोनिया जब H प्लस आयन को छोड़ देगा ना तो NH2 माइनस में कन्वर्ट होगा। ध्यान दो, ये अमोनिया ये कन्वर्ट होता है NH2 माइनस के अंदर और यहाँ से बच्चों निकलता है 1H प्लस आयन। वही H प्लस आयन बेटा इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा बेटा हाफ मोल्स ऑफ H2 गैस के अंदर। और बाकी यहां से बच्चों क्या मिला आपको, NH2 माइनस आयन, NH2 माइनस आयन कंबाइंड विद मेटल कैटायन, तो बच्चों ये कन्वर्ट हो जाता है MnH2 के अंदर, MnH2 के अंदर, तो आपको मेटल का एमाइड मिलेगा एज वेल एज आपको H2 गैस रिलीज होगी अगर आप सॉल्यूशन को थोड़ा लंबे समय तक बेटा स्टैंडिंग मोड पे रखते हो, छोड़ देते हो, या फिर मोर देन 2 आवर्स के लिए अगर आप रखते हो तो उस केस में भी क्या होगा, आपका जो सॉल्यूशन है वो बच्चों H2 गैस धीरे धीरे रिलीज करेगा और वहां से आपका जो मेटल एमाइड है वो आपको देखने को मिलेगा। सभी को बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं? कल अपन ने डिस्कस भी किया था कि बेटा कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन अगर केस डिफाइन करेगा तो उस केस में डायमेट्रिक प्रॉपर्टी मिलेगी और जो ब्लू कलर होगा वो ब्रॉन्ज कलर में क्या होगा, कन्वर्ट होने लगेगा। मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। क्लियर हो गया सभी को? यस, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वैरायटी जो वो क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं अपन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरफ। तो एल्काइन अर्थ मेटल्स के अंदर बच्चों एक तो एलिमेंट है बेरिलियम, दूसरा एलिमेंट है मैग्नीशियम। ये दोनों बच्चों आपके लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तो रीजन बच्चों आपको पता है, बिकॉज ऑफ हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू, ठीक है, हाई आयनाइजेशन जब एक कैटायनिक फेज में जाएंगे ही नहीं, बेरिलियम आपका जो होगा वो बेरिलियम Be+2 में जाएगा ही नहीं बेटा। तो आप मेरे को बताओ कि ये कैटाइन जब बनेगा ही नहीं, बेरिलियम इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा ही नहीं, तो अमोनिया बच्चों जो डाइपोल फॉर्म इस बेरिलियम+2 और इलेक्ट्रॉन के आसपास कैसे इक्विवेलेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये रिएक्शन सिर्फ फिजिबल नहीं है, तो इसलिए आपके ये दोनों जो होंगे वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। बाकी बच्चों कैल्शियम है, स्क्रॉन्शियम है, बेरियम है, तो ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं ये बच्चों आसानी से लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। और आपको बिल्कुल सही से ध्यान रखना है। सभी को बात समझ में आ गई? तो कौन कौन से एलिमेंट रिएक्टिविटी शो करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट रिएक्टिविटी शो नहीं करते हैं, ठीक है, एल्काइन अर्थ मेटल के अंदर। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात बच्चों करते हैं इसके बाद कि एल्काइन अर्थ मेटल अगर लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व हो जाते हैं तो कलर कौन सा मिलेगा? तो कलर बच्चों वही मिलेगा, डीप ब्लू एंड ब्लैक सॉल्यूशन। डीप ब्लू, आपको जब ध्यान से देखोगे तो जो ब्लू कलर होता है ना बेटा, अगर वो काफी डार्क हो जाए ना तो वो आपको ब्लैक कलर की तरह हल्का सा दिखता है, ठीक है,
तो इसलिए इस कलर को क्या बोला गया है, ब्लू और ब्लैक। बहुत सारी बुक्स के अंदर बेटा सिर्फ ब्लू बोला गया है कि डीप ब्लू कलर मिलता है अगर आप अर्थ मेटल को डिजोल्व करते हो, उन दो मेटल्स को छोड़ के, ठीक है। अच्छा, बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ के। लेकिन जो अगर डीप ब्लू कलर होता है ना बेटा, तो वो ब्लैक कलर में हल्का सा दिखता है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट है कि ब्लू ब्लैक अगर आपको मिल रहा है तो आपको वही टिक करना है, ठीक है। या सिर्फ ब्लू लिखता है तो भी आप टिक कर सकते हो, वो भी सही है, लेकिन डीप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डीप ब्लू और ब्लैक सॉल्यूशन एग्जैक्टली आपको देखने को मिलता है। तो रीजन बच्चों वही है कि कलर, कलर के पीछे रीजन क्या है, वही रीजन है आपका अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स आपका रीजन है। रीजन बच्चों बार बार पूछा जाता है, जहां पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। अब बात करते हैं इसकी जनरल रिएक्शन। तो m प्लस एक्स प्लस वाई बेटा सेम प्रोसेस होता है, बट यहाँ पे जो मेटल है वो आपके m+2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। जो मेटल होगा वो m+2 में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, ठीक है। तो जो आपका प्रोडक्ट के साइड में लिखा जाएगा वो m के साथ बच्चों यहाँ पे वही अमोनिया, यहाँ पे x मोल, इसके ऊपर होल चार्ज +2 लिखा जाएगा। बाकी बच्चों 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इधर, और बाकी यहाँ पे आपका अमोनिया, इसकी बाई मोल्स, और होल चार्ज बच्चों -1। -1 2 मोल्स है ना, इसलिए आपका -2 हो जाएगा। इधर +2 है तो इधर -2 हो जाएगा, चार्ज आपका बैलेंस। तो ये आपके बनते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट। क्लियर? यहाँ तक किसी बच्चे कोई कंफ्यूजन नहीं? यस। यस। तो नेक्स्ट बच्चों एक कॉन्सेप्ट आता है हाइड्रेशन एनर्जी का, ठीक है। तो हालांकि हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया है पहले भी, ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर क्वेश्चंस बेटा कैसे बनते हैं, तो मैं थोड़ा सा रिलेट करता हूँ इसका रिलेशन। जब भी बच्चों क्वेश्चन आता है एस ब्लॉक से हाइड्रेशन एनर्जी का, तो हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी पे क्वेश्चन आता है तो आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। मैंने एक आपको फाइल शेयर करी थी, उसमें भी इसके बारे में काफी बताया गया है, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में। तो बच्चों अगर साइज अगर आपका कम होता है, लेस साइज, अगर साइज छोटा हो जाएगा तो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। लेस साइज तो मैं बोल सकता हूँ मोर हाइड्रेशन एनर्जी। तो जिस कैटायन का साइज बेटा जितना ज्यादा, जितना छोटा होगा, ठीक है, जितना कम होगा, तो आपको पता है उसके पास चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होगी, अपन ने पहले भी पढ़ा था। साइज छोटा होगा तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जिसकी वजह से उसके आसपास जो वाटर मॉलिक्यूल है बेटा, हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं अपन, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाएगा। तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों डाइपोल के फेज में उस कैटायन के आसपास इकट्ठे हो जाएंगे, तो बेटा वहां पे क्या होगा, ज्यादा हाइड्रेशन डिफाइन होगा। जहाँ पे बेटा हाइड्रेशन ज्यादा डिफाइन होगा तो हाइड्रेशन नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी। हाइड्रेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट इज अटैच्ड विद कैटायंस, ठीक है। तो उस केस में हाइड्रेशन एनर्जी भी बच्चों क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं? तो बेटा यहाँ पे सीक्वेंस क्या बन सकता है, अगर मैं लिथियम प्लस के बारे में बोलूं, सोडियम प्लस के बारे में बोलूं, पोटेशियम प्लस के बारे में बोलूं, रुबिडियम, बेटा टॉप टू बॉटम जाते हैं, वी विल फोकस ऑन साइज, ठीक है, वी विल फोकस ऑन साइज। हमेशा साइज विल डोमिनेट, आपको अच्छे से पता है। तो आपको चार्ज के बेस पे, अगर चार्ज की बात करोगे तो हर जगह यहाँ पे +1 आएगा, आप चेक कर लो। लिथियम वाले केस में क्या होगा, +1 डिवाइड बाई साइज। यहाँ पे भी सोडियम वाले केस में +1 डिवाइड बाई साइज, यहाँ भी +1 डिवाइड बाई साइज। तो चार्ज तो बेटा, चार्ज तो कॉमन है, हर जगह सेम है, तो चार्ज तो आंसर बनेगा नहीं। जो चीज सेम है, जो डिफरेंट है, साइज डिफरेंट होगा, तो दैट विल डिफाइन द आंसर। तो यहाँ पे आपका सीक्वेंस क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा, बताओ बेटा। तो जिसका साइज आपका जितना बड़ा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी कम होगी। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अपन ने रिड्यूसिंग एजेंट को डिफाइन किया था ना लिथियम को, तो मैंने बताया था कि वहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है लिथियम वाले केस में, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, स्मॉल साइज की वजह से, ठीक है। तो लिथियम जो है बेटा, वो मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी को डिफाइन करता है, ठीक है। और लिथियम को जो सॉल्ट्स हैं, लिथियम को जो सॉल्ट्स हैं, उनके पास बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स एकोमोडेट होते हैं। उनके पास वाटर मॉलिक्यूल एकोमोडेट होने का मतलब ये है कि जो LiCl.2 वाटर मॉलिक्यूल्स, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया है प्रीवियस ईयर के अंदर बच्चों, AIPMT के अंदर, ठीक है। तो ये जरूर क्वेश्चन आया है कि आपके ध्यान देना, NaCl.X वाटर मॉलिक्यूल अपन नहीं लिख सकते हैं, KCl.X वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं लिख सकते हैं, RbCl.X वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं लिख सकते हैं, इसी तरीके सीजियम के साथ भी नहीं लिख सकते हैं।
लिथियम एक सिर्फ ऐसा आपका कंपाउंड फॉर्म करता है, आपका सॉल्ट फॉर्म करता है कि जिसके पास बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं इट इज ए हाइड्रेटेड फॉर्म। इट इज ए हाइड्रेटेड फॉर्म जिसके पास हमेशा वाटर मॉलिक्यूल्स, दो वाटर मॉलिक्यूल्स एकोमोडेट होते हैं। क्यों होते हैं, उसके पीछे रीजन बच्चों यही है कि इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है, ज्यादा हाइड्रेशन शो करता है, मोर हाइड्रेशन नंबर होते हैं बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। समझ में आ गया, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। सभी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। या तो LiCl.2 वाटर मॉलिक्यूल्स आपको ध्यान रखना है, इसी फेज के अंदर बेटा ये प्रेजेंट होता है लिथियम क्लोराइड। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, अगर साइज छोटा होता है, लेस साइज, तो डेफिनेटली मोर हाइड्रेशन को डिफाइन करेगा, ठीक है। अच्छा, जैसे बच्चों सेकेंडरी की बात कर लेते हैं अपन, तो बेरिलियम +2 का क्या हो जाएगा मैक्सिमम, देन Mg+2 आ जाएगा, देन कैल्शियम +2 आ जाएगा, देन आपका Sr+2 आ जाएगा, सबसे लास्ट में बच्चों बेरियम +2 आ जाएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी का भी आप डिफाइन कर सकते हो, बहुत बारी क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ये केमिकल बॉन्डिंग से बच्चे से रिलेट करते हैं, लेकिन आपको मैंने यही बता दिया है, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। सभी को बात समझ में आ गई। अच्छा, अब बच्चों बात करते हैं एल्कली मेटल्स और एल्कन अर्थ मेटल्स को, तो दोनों में से साइज बच्चों किसका बड़ा है। अगर मैं बात करूं, कंपैरिजन करूं कि भाई एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरफ, तो बेटा दोनों में साइज किसका बड़ा है। एल्कली मेटल्स का साइज बच्चों क्या होगा, बड़ा साइज होगा। भाई एल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपैरिजन में एल्कली का साइज तो बच्चों बड़ा ही होता है ना, इसका साइज क्या होगा, थोड़ा सा स्मॉल होगा एल्कली के कंपैरिजन में एल्कलाइन अर्थ मेटल का। तो अब बेटा जिसका साइज आपका बड़ा है, जिसका साइज आपका बड़ा है, तो उसकी हाइड्रेशन वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, बताइए आप मुझे, कम हो जाएगी ना। आप बताओ मुझे, साइज बड़ा है तो कम वाटर मॉलिक्यूल अकोमोडेट होंगे ना। जिसका साइज छोटा होगा तो उसके पास बच्चों जो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि एल्कलाइन अर्थ मेटल है मोर हाइड्रेशन एनर्जी देन एल्कली मेटल्स। तो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू एल्कलाइन अर्थ मेटल की अधिक क्यों होती है, आपको समझ में आ गया होगा, साइज की वजह से। कोई दिक्कत यहाँ पे, बताओ बेटा। ओके, अब एल्कली मेटल्स में तो समझ में आ गया सर, लिथियम वाला केस था 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ, लेकिन बच्चों एल्कन अर्थ मेटल में 2 एलिमेंट है। एक तो मैग्नीशियम, जो बच्चों क्या करता है 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ प्रेजेंट होता है, ये भी की पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए है इसके ऊपर। और बच्चों कैल्शियम है, CaCl2.6 वाटर मॉलिक्यूल। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एल्कन अर्थ मेटल से ये 2 एलिमेंट है, और एल्कली मेटल से बच्चों क्या है आपका LiCl.2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बहुत बार डायरेक्ट टिक करने को आ जाता है, और आपको ध्यान रखना है 4 मार्क्स आपको यहाँ से बिल्कुल आराम से फ्री के मार्क्स हैं। अगर आप मैं बोलूं इसको तो ये फ्री के मार्क्स हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री के मार्क्स। अगर आप बिल्कुल ध्यान रखोगे थोड़ा सा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी NaCl के साथ कोई एक्स वाटर मॉलिक्यूल आप नहीं लिख सकते हो, केशल वगैरह के साथ भी आप नहीं लिख सकते हो, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। सही बच्चों को बात समझ में आई यहाँ तक। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखनी है कि लिथियम आपका पैराफिन वैक्स में रखा जाएगा, ठीक है, और बाकी आपके जो एलिमेंट है वो हम कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, बिकॉज वो डेंसिटी का रीजन है। वो कैरोसिन ऑयल की जो लेयर है उसके नीचे शिफ्ट हो जाते हैं, तो नीचे शिफ्ट होने की वजह से एयर और जो मॉइस्चर उसका कॉन्टेक्ट बच्चों आपका कट हो जाता है, जिसकी वजह से वो फर्दर एक्टिविटीज वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत इजिली कि बेटा मॉइस्चर आएगी या फिर आपका जो एयर आएगा तो फटाफट से वो रिएक्शन परफॉर्म कर जाते हैं, बिकॉज इनकी आयोनाइजेशन थेरेपी वैल्यू बहुत कम होती है। तो इसलिए हम इनको ना थोड़ा संभाल के रखते हैं, क्लोज कंटेनर में रखते हैं, कलरफुल कंटेनर में रखते हैं, जिससे बेटा एयर और मॉइस्चर कॉन्टेक्ट कम हो जाए। और बहुत अच्छा बेटा इसका आंसर बनता है आपका कैरोसिन ऑयल। आप कैरोसिन ऑयल में से रख दो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है। आप कैरोसिन ऑयल में रख दो, उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है सिंपल सा, और रख दोगे उसके अंदर सॉल्वेंट है वो, है ना कैरोसिन, वहां पर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा। और सिर्फ लिथियम को हम लोग पैराफिन बैग्स में रखते हैं, पैराफिन बैग्स, बैग्स मतलब मोम जो होती है, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। यस, चलो, तो इसके बाद बच्चों यहाँ पे लगभग आपका ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है। और आपको रिड्यूसिंग नेचर के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। लिथियम काफी हाईएस्ट रिड्यूसिंग नेचर को शो करता है। उसमें 3 एनर्जी डिफाइन होती है, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन और हाइड्रेशन। लिथियम की हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, जिसकी वजह से उसका रिड्यूसिंग नेचर आपका डिफाइन किया जाता है, ठीक है। बाकी आपके जो एल्कन अर्थ मेटल्स हैं वो भी बेटा काफी अच्छे आपके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन एल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में एल्कन अर्थ मेटल की जो रिड्यूसिंग पावर है वो काफी कम होती है। अपन लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है,
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी हम समझ सकते हैं कि वहां से जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होता है वो एल्कली मेटल्स का ही होता है, ठीक है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है, ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करता है, जो सेल्फ ऑक्सीडेशन को आराम से सपोर्ट करता है रूम टेम्परेचर पे, एचटीपी पे, वो उतना ही अच्छा आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल समझ में आ गया सभी को? बताओ भाई जल्दी से, सब कुछ क्लियर? अच्छा, आप लोग जो पूछ रहे थे ना BeCl2 को लेके, टू बी विल डिस्कस, ठीक है, एक बार देख लो यहाँ पे BeCl2 को लेके। एक्चुअली ये जो आपके हैलाइड्स को जो हम स्टडी करते हैं, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। यहाँ पे एक्स बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आपका आयोडीन, ठीक है। अब यहां से अपन को ये समझने की जरूरत है कि इसमें जो डिफरेंट कंपाउंड बनेंगे, पहले बच्चों में बात करता हूँ, एम यहाँ पे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रोबीडियम है एंड सीजियम है। बिकॉज आपने BeCl2 के बारे में पूछा है तो उसको भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो बेटा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का जो सिक्वेंस होता है हैलाइड का, वो अनडाउटली बेटा फ्लोराइड का सबसे अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे आपका क्लोराइड आ जाएगा, नेक्स्ट वन इज ब्रोमाइड, नेक्स्ट इज आयोडाइड, ठीक है। ये सीक्वेंस होता है आपका यहाँ पे। मैं बच्चों बोलूं यहाँ पे कि भाई सोडियम का फ्लोराइड है, सोडियम का क्लोराइड है, सोडियम का ब्रोमाइड है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो आप टिक कर सकते हो कि भाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का जनरली ये सीक्वेंस बनता है, ठीक है। बाकी प्रिपरेशन बच्चों कोई दिक्कत नहीं कि ये कंपाउंड हम बनाते कैसे हैं। तो बनाने के लिए बेटा बहुत ही सिंपल से मैंने बताया था कि या तो आपके यहाँ पे ऑक्साइड्स हो, ठीक है, या फिर बच्चों मान के चलो यहाँ पे आपके मेटल के हाइड्रोक्साइड हो, ठीक है, मेटल के हाइड्रोक्साइड आ जाए, या फिर आपके मेटल से कार्बोनेट हो, ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने दिया था आप लोगों को, एक्शन भी बताई थी। तो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट, ठीक है, इन तीनों के साथ अगर बच्चों में HX की रिएक्शन परफॉर्म करता हूं, या आपका हाइड्रोजन हैलाइड है, आपका एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल सकते हैं या हाइड्रोहेलिक एसिड करके बोल सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोहेलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों बन जाएगा MX, सिर्फ आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी और ये बन जाता है आपका मेटल हैलाइड। आयन एक्सचेंज का मतलब होता है कैटायन एनएन के साथ जाएगा, एनएन कैटायन के साथ जाएगा तो MX का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। सभी को बात समझ में आ गई? और ये जितने भी सारे के सारे हैलाइड्स हैं बच्चों वाटर मॉलिक्यूल में सॉल्युबल होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल इज ए पोलर सॉल्वेंट, और ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स बेटा लगभग आपके पोलर ही होते हैं, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये बिल्कुल डिसॉल्व होते हैं। बट इनकी डिसॉल्व करने की टेंडेंसी थोड़ी बहुत कम ज्यादा होती है, उसके पीछे मैं आता हूँ। बट लिथियम फ्लोराइड, बट लिथियम फ्लोराइड एंड सीजियम आयोडाइड, इनकी सॉल्युबिलिटी बेटा काफी लेस होती है, लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज बेटा इनके पीछे रीजन अलग अलग है। इसके पीछे बच्चों रीजन है हाई लैटिस एनर्जी, हाई लैटिस एनर्जी, और इसके पीछे बच्चों रीजन है लेस हाइड्रेशन एनर्जी। पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है इनके रीजंस के ऊपर, बच्चे कंफ्यूज करते हैं क्या लिथियम फ्लोराइड के साथ टिक करते हैं, कभी हाइड्रोजन एनर्जी, कभी आपकी सीजियम आयोडाइड से टिक करते हैं, कभी आपका यहाँ पे जो आपका है लेटिस एनर्जी उसको टिक करते हैं। तो ध्यान दो बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी किसी भी गिवन कंपाउंड के लिए, उसका उतना ही ज्यादा हाइड्रेशन हो जाएगा भाई, उसका डिसोल्यूशन, उसका जो डिसोल्यूशन होगा, उसका जो सॉल्युबिलिटी होगा उतना ही अधिक होगा, ठीक है भाई। हाइड्रेशन ज्यादा का मतलब क्या कि उसके पास बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल एक्युमुलेट हुए हैं। तो सीन बच्चों क्या होता है कि सीजियम आयोडाइड के अंदर सीजियम भी बड़ा साइज का है, आयोडाइड भी बड़ा साइज का है, तो बिगर साइज होने की वजह से इनके पास बच्चों जो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो काफी लेस हो जाएगी, मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कम एक्युमुलेट होंगे, बिकॉज बच्चों पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी काफी कम है, आयोडाइड के पास नेगेटिव चार्ज डेंसिटी भी बहुत कम है, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कम लगेंगे। तो इसलिए बेटा डोमिनेंट जो रीजन बनता है वो बनता है हाइड्रेशन एनर्जी का, ठीक है। क्या हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू कम है, नंबर ऑफ हाइड्रेशन जो मॉलिक्यूल्स है, जो हाइड्रेशन नंबर है उसकी वैल्यू काफी कम है, जिसकी वजह से सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ, लेस सॉल्युबल होते हैं। लिथियम फ्लोराइड बच्चों एक डिफरेंट रीजन है। लिथियम बहुत छोटा सा साइज का है, बहुत अधिक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी, बोलोगे सर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे, बिल्कुल सही है। फ्लोराइड बेटा क्या होगा, इसके पास बहुत छोटा साइज है तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत अधिक होगी, तो जिसके पास वाटर मॉलिक्यूल बहुत लगेंगे आके, तो बोलोगे सर हाइड्रेशन नंबर तो बहुत अधिक है तो सर सॉल्युबिलिटी इसकी होनी चाहिए। लेकिन बच्चों लिथियम और फ्लोराइड दोनों बहुत स्मॉल साइज की हैं, क्योंकि लैटिस एनर्जी बहुत तगड़ी होती है, मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड डेवलप होता है आयोनिक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत तगड़ा बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि इनकी लैटिस एनर्जी की वैल्यू बहुत अधिक हो जाती है, और लैटिस एनर्जी की वैल्यू हाई होने की वजह से ये बच्चों आपके डिजोल्व नहीं होते, मैं बोलूं तो बच्चों लेस डिजोल्व होते हैं। क्या समझ में आया सभी को? रीजन क्लियर होना चाहिए, रीजन सभी को समझ में आना चाहिए। बताओ बेटा, क्लियर हुआ सभी को? यस, और क्लियर?
नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एल्काइन अर्थ मेटल की तरफ। तो जो एल्काइन अर्थ मेटल्स होते हैं बेटा, ठीक है, जो हैलाइड्स होते हैं, तो एल्काइन अर्थ मेटल जो हैलाइड्स हैं वो बच्चों आयोनिक कंपाउंड होते हैं बिल्कुल, लेकिन उनमें से एक को छोड़ना पड़ेगा, किसको बेटा? बेरिलियम हैलाइड को। जो बेरिलियम हैलाइड है ये बच्चों होता है कोवलेंट इन नेचर। बेरियम हैलाइड ये अपने कोवलेंट नेचर के लिए बहुत पॉपुलर है, कोवलेंसी के लिए बहुत पॉपुलर है, ठीक है। अब अच्छा, अब इस आयोनिक कंपाउंड के अंदर, हालांकि आयोनिक कंपाउंड आपको समझ में आएगा कि इस आयोनिक कंपाउंड के अंदर आपका कोवलेंट कैरेक्टर बेटा किसने डिफाइन किया होगा? मैंने कल आपको पढ़ाया था, फजान रूल ने। किसने बेटा? फजान रूल। तो फजान रूल यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि आयोनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर की वैल्यू कितनी होगी। तो इट इज टोटली डिपेंड अपॉन पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजिंग पावर इज डिफाइंड फॉर बेरिलियम आयन कैटायन के लिए, एंड पोलराइजेबिलिटी इज डिफाइंड फॉर आपके एनाइन, जो एनाइन होगा। तो बच्चों होता क्या है यहाँ पे, जो बेरिलियम उसका साइज बहुत छोटा है, तो छोटा होने की वजह से बेटा इसकी जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो हैलाइड से बच्चों नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को विड्रॉ करेगा। इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन इन नेगेटिव पार्ट, डिस्टॉर्शन इन हैलाइड्स आयन। तो हैलाइड्स आयन का जो नेगेटिव चार्ज है उसमें डिस्टॉर्शन होगा, बिकॉज उसका जो साइज होगा वो बेरिलियम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर बहुत अधिक है बेरिलियम की, जिसकी वजह से बच्चों क्या होगा कि जो नेगेटिव पार्ट होगा हैलाइड का वो शेयर्ड हो जाएगा, और शेयर्ड होने की वजह से बेटा यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर आपका डेवलप होने लगता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो परफेक्टली बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि वो आयोनिक कंपाउंड ना होके ये कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को बेटा होल्ड करने लगते हैं ये कंपाउंड, ठीक है। तो बेरिलियम हैलाइड को ध्यान रखना आपका कि बिकॉज ऑफ फजान रूल यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर आपका इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू आयोनिक कैरेक्टर। ध्यान रहेगा सभी को। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बेरिलियम क्लोराइड, जिसको अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था। यस, तो BeCl2, इसके बच्चों दो तीन कंडीशन होते हैं कि अगर बच्चों में बोलूं सॉलिड फेज, सॉलिड स्टेट या सॉलिड फेज, तो BeCl2 अगर बेटा सॉलिड फेज में होता है तो इसका मतलब पॉलीमर फेज में है, पॉलीमर फेज में। अगर बच्चों बोलूं मैं ये आपका वेपर फेज में, वेपर फेज या वेपर स्टेट में है BeCl2, तो बच्चों ये डाइमर फेज में है ना। डाइमर फेज मैंने बताया था अभी आपको, बनाना बॉन्ड टाइप का आपका बनेगा यहाँ पे ब्रिज कंपाउंड। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, अगर यहाँ पे मैं टेम्परेचर, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर को अप्रोक्स बच्चों लेके जाता हूँ 1200 केल्विन, तो उस केस में बच्चों 100% ये मोनोमर फेज में ही एग्जिस्ट करता है। इसमें मोनोमर फेज में, डाइमर फॉर्म बच्चों ब्रेक कर जाएगा ना इतने टेम्परेचर पे, तो मोनोमर फेज में आके स्टेबल हो जाएगा। तो प्लीज बच्चों बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट है BeCl2 को लेके, एनसीईआरटी में प्रॉपर डिफाइन है, सॉलिड फेज में होगा तो पॉलीमर फेज में एग्जिस्ट करेगा, वेपर फेज में होगा तो डाइमर फेज में एग्जिस्ट करेगा। अगर टेम्परेचर बच्चों हाई कर देंगे तो वेपर फेज या सॉलिड फेज बच्चों डिसोसिएट हो जाएगी, तो ये मोनोमर फेज में BeCl2 में एग्जिस्ट कर जाएगा। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कि बेटा यहाँ पे ये सॉलिड फेज में कैसे होता है, सॉलिड फेज का मतलब पॉलीमर। तो बच्चों कुछ इस तरीके से, ये बेरिलियम, ध्यान दो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म होता है। यस, मैं पॉलीमर फेज पहले बना रहा हूँ, क्लोरीन क्लोरीन, नेक्स्ट इज दिस इज क्लोरीन क्लोरीन, कुछ इस तरीके से बेरिलियम क्लोरीन क्लोरीन, दिस इज बेरिलियम क्लोरीन एंड क्लोरीन। एंड इसको आप इधर एक्सटेंड कर सकते हो, इसको इधर भी आप एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये बच्चों क्या है आपकी पॉलीमर फेज है। पॉली का मतलब बच्चों होता है मैनी, मर का मतलब यूनिट, ठीक है। तो बहुत सारी यूनिट आपके यहाँ पे क्या हो रहे हैं बच्चों, आपके कंटिन्यूअस एकोमोडेट हो रहे हैं। अब इसमें समझने वाली बात क्या बेटा, इसका ये BeCl2 होता है, ये BeCl2। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि बाहर वाला BeCl2 होता है, नो वो गलत है, ये नहीं हो सकता, ये BeCl2 नहीं होता है, ठीक है। BeCl2 इस तरीके से होता है। अगर इसके BeCl2 के एक मोनोमर की बात करें तो ये होगा, नेक्स्ट BeCl2 की बात करें तो बच्चों ये होगा BeCl2। बात समझ में आ रही है? ये Cl2 बच्चों किसी अदर BeCl2 का होगा, ये भी Cl किसी अदर BeCl2 का होगा। तो ये कुछ इस तरीके से बच्चों आपके ये मोनोमर फेज में, आपके पॉलीमर फेज के अंदर में मोनोमर फेज को डिफाइन कर रहा हूँ कि किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। यही बच्चों होता है आपका सॉलिड। बाकी इसके बच्चों में डाइमर फेज बताऊं तो आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा कि बच्चों ये बेरिलियम है, यहाँ पे क्लोरीन, इसका ये क्लोरीन इधर है, यहाँ पे बेरिलियम क्लोरीन एंड क्लोरीन। ध्यान देना यहाँ पे बच्चों क्या होता है, ये डाइमर फेज है, ठीक है। मैं यहाँ पे दो ही मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ, ये आपका डाइमर फेज है। तो सीन कुछ होता है कि बच्चों यहाँ पे जो क्लोरीन है ना, इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स, 3 लोन पेयर्स होते हैं। और बेरिलियम के पास बच्चों क्या है, बेरिलियम तो वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, ठीक है। तो यहाँ से बेटा इसके पास क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल्स की भी हम बात कर सकते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके बेटा बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ यहाँ शिफ्ट होते हैं,
इधर से बच्चों बात करते हैं क्लोरीन के, तो इसके पास भी लोन पेयर्स है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को इधर से ये शिफ्ट करता है। तो यहाँ भी वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ भी वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से बेटा यहाँ पे जो रिजल्टेंट आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से, ये आपका बी, एक आप बेरिलियम यहाँ बना लो, क्लोरीन क्लोरीन इसको इससे ज्वाइन कर दो यहाँ पे, तो दिस इज द डाइमर फेज। ठीक है, तो डाइमर फेज में एग्जिस्ट करता है, बाकी इसमें वाटर मॉलिक्यूल के अकोमोडेशन कोई चांसेस ही नहीं है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये तो बेटा हो गया आपका लिक्विड फेज के अंदर डाइमर फेज को मैंने रिप्रेजेंट किया है। अगर बच्चों ये आता है सॉरी वेपर फेज में, अगर बच्चों ये मोनोमर फेज की बात करें इसकी, तो मोनोमर फेज का जो स्ट्रक्चर है वो तभी पॉसिबल है जब बच्चे बेटा इसको हम हीट कर देते हैं 1200 केल्विन पे, तो यहाँ पे आपको मिलता है इसका लीनियर स्ट्रक्चर BCl NCl कुछ इस तरीके से, दिस इज लीनियर है ना, मोनोमर फेज आपको देखने को मिले। सभी को बात समझ में आ गई? BCl2 पे क्वेश्चन आएगा, आप बिल्कुल टिक कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं। नेक्स्ट, अब यहां से एक क्वेश्चन ये भी आता है हाइड्रेशन को लेकर कि अगर हम इलेक्ट्रॉन अर्थ मेटल में टॉप टू बॉटम अगर बच्चों ट्रेवल करते हैं तो जो हाइड्रेशन का नंबर है, हाइड्रेशन का नंबर है दैट विल डिक्रीज, हाइड्रेशन का नंबर डिक्रीज करता है। कैसे? ध्यान दो कि बच्चों MgCl2 की बात करें तो आपके 8 वाटर मॉलिक्यूल के साथ बच्चों हाइड्रेटेड फॉर्म को डिफाइन करता है। नेक्स्ट बच्चों CaCl2 की बात करें तो CaCl2 बच्चों करता है मैक्सिमम 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ अकोमोडेट हाइड्रेटेड फॉर्म। स्क्रोएंशियम की बात करते हैं SrCl2, ये बच्चों करता है 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ आपका एकोमोडेट हाइड्रेटेड फॉर्म को। और लास्ट बच्चों आता है आपका BaCl2, ध्यान दो BaCl2 ये करता है 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ एकोमोडेट। तो BaCl2 आपको पता है कि बेटा मांगे कार स्कूटर अब लास्ट एलिमेंट है, तो टॉप टू बॉटम आने पे बेटा यहाँ पे इसका हाइड्रेशन नंबर क्या होगा 8, ये टिक करने को आता है। इसका हाइड्रेशन नंबर कितना होगा 6, इसका कितना होगा 6 और इसका कितना होगा 2। ये हाइड्रेशन नंबर की कुछ वैल्यूज है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। मैं लिख देता हूँ बेटा M, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, यानी कंफ्यूजन नहीं? अब इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे कुछ एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम एलिमेंट। नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं एनोमलस बिहेवियर। ठीक है, तो एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम के बारे में पहले बात करेंगे कि लिथियम जो बच्चों है ना एल्कली मेटल्स के अंदर वो अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को बच्चों अलग तरीके से शो करता है बाकी अदर एलिमेंट अदर एल्कली मेटल से कंपैरिजन में, तो उसी को बच्चों बोलते हैं अपन एनोमलस बिहेवियर। ठीक है, डिफरेंट बिहेवियर, इसका मतलब ये है। ठीक है, ऐसा कैसे करता है, तो कुछ इसके पॉइंट्स हैं, तो हम वो पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट बच्चों सबसे पहले देखेंगे कि इसका साइज कैसा है, स्मॉल साइज एंड हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, तो एक स्मॉल साइज, दूसरा बच्चों हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जिसकी वजह से बच्चों ये क्या करता है अपने कोवलेंट कंपाउंड या कोवलेंट नेचर को होल्ड करता है। ठीक है, फजान रूल यहाँ पे अप्लाई होता है, क्यों? फजान रूल की वजह से हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर होगी बिकॉज ऑफ हाईएस्ट पॉजिटिव डेंसिटी होगी, इसकी वजह से बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये कोवलेंट कैरेक्टर को होल्ड करेगा, नेगेटिव चार्ज होगा एनायंस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, शेयर कर रहा है करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट बच्चों इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू वो काफी हाई है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बच्चों क्या है, काफी हाई है। हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन टू बाकी जो बच्चों है आपके अदर एल्कली मेटल्स हैं, अदर एल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों काफी हाई होती है और आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू क्या होती है, काफी हाई होती है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इसका हाइड्रेशन एनर्जी की तरफ, तो हाइड्रेशन एनर्जी वैल्यू इज आल्सो वेरी हाई बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। ठीक है, जिसकी वजह से इसका हाइड्रेशन एनर्जी वैल्यू बच्चों पे क्या होती है, काफी हाई होती है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, एनोमलस प्रॉपर्टीज हैं इसकी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इसकी हार्डनेस के ऊपर, तो काफी हार्ड होता है बट लाइट भी होता है। ठीक है, लाइटनेस, ठीक है, हार्ड भी है, हार्डनेस के साथ बेटा इसकी लाइटनेस है, जिसकी वजह से इसका जो यूज है बेटा इंडस्ट्रियल यूज इसका बहुत ज्यादा है। ठीक है, लिथियम का। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एल्कली मेटल्स की। हम जब बात कर रहे हैं तो आपको ये बात बहुत ही ढंग से पता है कि एल्कली मेटल्स बच्चों हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और इजीली बच्चों रिएक्शन करते हैं एयर के साथ, और इसलिए बेटा इसको कहाँ रखते हैं, पैराफिन ऑयल के अंदर। बट लिथियम को बच्चों रखते हैं पैराफिन वैक्स के अंदर। बिकॉज ऐसा क्यों, क्योंकि बिकॉज पैराफिन वैक्स की कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी बेटा काफी कम हो जाती है, जिसकी बेटा ये फ्लोट करता है पैराफिन वैक्स के ऊपर, सॉरी केरोसिन के ऊपर आपका ये फ्लोट करेगा। तो फ्लोट करने के वजह इसको हम रैप करके रखते हैं, ढक के रखते हैं, कवर करके रखते हैं आपके पैराफिन वैक्स में। केरोसिन ऑयल में क्यों नहीं रखते हैं, बिकॉज ये फ्लोट करने लगता है, इसकी डेंसिटी काफी कम हो जाती है। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स की डेंसिटी अधिक है जो बेटा नीचे आपके शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं लिथियम में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये भी बच्चों काफी इसका हाईएस्ट है,
कंपेरिजन टू अदर एल्कली मेटल्स। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इसकी रिएक्टिविटी की, तो ये होते हैं लेस रिएक्टिव, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाईएस्ट आयनेशन एंथैल्पी वैल्यू। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं ऑक्साइड के फॉर्मेशन की, तो मैंने पहले बोला था कि Li2O, आपको याद है ना कि लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है एल्कली मेटल्स में, अगर उसके सामने ऑक्सीजन आएगा तो बच्चों यही ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, नॉर्मल ऑक्साइड का। बाकी बच्चों परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड वगैरह बनाते हैं, ये सिर्फ बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। बाकी बच्चों नाइट्राइड की तरफ बात करें, वो रिएक्ट विद N2 गैस का लिथियम करेगा, तो बच्चों क्या बनता है बताओ भाई, बनता है ना नाइट्राइड का फॉर्मेशन, Li3N नाइट्राइड का फॉर्मेशन। बाकी बच्चों जो अदर एल्कली मेटल्स हैं, अदर फर्स्ट एलिमेंट या मेटल, वो आपके नाइट्राइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक है, वेरी की पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइट, ये दोनों आपका इस तरीके से ध्यान रखना है। आप रिएक्शन की तरफ चलते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर। अगर बच्चों मैं लिथियम हाइड्रोक्साइड को LiOH को हीट करता हूं, तो बच्चों यहां से रिलीज होगा Li2O प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। आपको क्या ध्यान रखना है कि लिथियम का बच्चों कौन सा स्टेट स्टेबल है ऑक्साइड का, परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड और आपका यहाँ पे ऑक्साइड, तो आपको पता है इसका आंसर ऑक्साइड, तो आपको Li2O को ही टिक करना है, ठीक है, जब इसे हीट करेंगे। अगर बच्चों लिथियम का कार्बोनेट दे दिया गया Li2CO3, अपन ने इसे हीट कर दिया, तो भी बच्चों क्या बनेगा, Li2O में जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, मोर स्टेबल फेज है, हीट करने के बाद ना मोर स्टेबल फेज में कंपाउंड शिफ्ट होता है। और बच्चों अगर आपको दे रखा है लिथियम नाइट्रेट LiNO3, इसको हीट किया गया, तो भी आपको यही टिक करना है, Li2O इज अ प्रोडक्ट, और प्लस आपका यहाँ से निकल जाएगा NO2, सॉरी दिस इज कार्बोनेट, तो बच्चों यहाँ से वाटर नहीं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, बिकॉज ऑफ कार्बोनेट CO2 गैस, नाइट्रेट है तो NO3 गैस आपकी, NO2 गैस आपकी यहाँ से रिलीज होगी। बात समझ में आ गई सभी को। लेकिन अगर इसके साथ अगर आपने NaOH को हीट किया, तो क्या बच्चों कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। NaOH का डिसोसिएशन नहीं हो सकता है, ठीक है, वो डिसोसिएट नहीं होते इस तरीके से जैसे आपका LiOH डिसोसिएट हो गया है। नेक्स्ट बच्चों बात करें Na2CO3, अगर इसको हीट करें तो क्या कोई बनेगा प्रोडक्ट, बिल्कुल भी नहीं, इसको बोलते हैं सोडा एस, सोडा एस होता है, इसको डिसोसिएट नहीं कर सकते Na2CO3 को, सोडियम कार्बोनेट को। नेक्स्ट बच्चों बात करें अगर सोडियम का नाइट्रेट है NaNO3, अगर इसको आपने अगर हीट किया तो क्या कोई बेटा बनेगा प्रोडक्ट, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर? अब पूछोगे ना सिर्फ ऊपर डिसोसिएट क्यों हो गए, बिकॉज बच्चों कार्बोनेट क्या है, बिगर साइज का है एनायन, नाइट्रेट क्या है, बिगर साइज एनायन है, तो बिगर साइज एनायन स्मॉल साइज कैटायन, ओवरलैपिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से आपका जो कंपाउंड है ऑलरेडी अनस्टेबल होता है, लिथियम कार्बोनेट लिथियम नाइट्रेट अनस्टेबल होगा, जिसकी वजह से फटाक से ब्रेक कर जाएगा। लेकिन बच्चों सोडियम है, उसके नीचे वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो काफी बिगर साइज में काउंट किए जाते हैं, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होती है कैटायंस और एनायंस के बीच में काफी इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो पाती है, काफी अच्छा बॉन्ड बन पाता है आयोनिक बॉन्ड, और जिसकी वजह से बच्चों डिसोसिएट नहीं होते हैं। आयोनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है, और यहाँ बच्चों जो लिथियम वाले कंपाउंड है वो कैसे कोवलेंट इन नेचर है, मैं बोल देता हूँ, लिथियम हाइड्रोक्साइड कोवलेंट, LiCO3 कोवलेंट, LiNO3 कोवलेंट, ऑल आर कोवलेंट कंपाउंड। अगर कोवलेंट कैरेक्टर बेटा यहाँ पे ज्यादा होगा तो वो डिसोशिएट करेंगे। आपको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड बच्चों इतना स्टेबल तो होता नहीं, अदर देन ग्रेफाइट डायमंड को छोड़ के, बाकी कोवलेंट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स बेटा ब्रेक कर जाते हैं, डिसोशिएट हो जाता है हीट करने के साथ, समझ में आया? लेकिन आयनिक वाले डिसोशिएट नहीं होते हैं, इसलिए नीचे वाले कंपाउंड आपके डिसोशिएट नहीं होने वाले हैं। एक बात ये समझ में आई, डिफरेंट बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं लिथियम का बाइकार्बोनेट, LiHCO3, लिथियम का बच्चों जो बाइकार्बोनेट है ये मिलता है लिक्विड फेज के अंदर, ठीक है, लिक्विड फेज के अंदर। और इसके अलावा बच्चों बिकॉज ऐसा क्यों, बिकॉज ये कोवलेंट नेचर को होल्ड कर रहा है। और बाकी बच्चों जो भी आपके बाइकार्बोनेट्स, अदर एल्कली बाइकार्बोनेट्स, अदर एल्कली बाइकार्बोनेट्स, वो बच्चों मिलते हैं सॉलिड में बिकॉज ऑफ आयोनिक बॉन्ड, बिकॉज ऑफ आयोनिक बॉन्ड टेंडेंसी, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाने पे कार्बोनेट्स का, बाइकार्बोनेट्स का, नाइट्रेट का, इन सब का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है, बिकॉज बिगर साइज कैटाइन, बिगर साइज एनायन, जिसके वजह से वहां पे आप हीट सप्लाई करोगे भी तो ब्रेक नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों मिलते हैं सॉलिड फेज के अंदर बिकॉज ऑफ आयोनिक नेचर, ठीक है, आयोनिक परसेंटेज ज्यादा होता है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं लिथियम फ्लोराइड एंड Li2O, ये दोनों बच्चों होते हैं लेस सॉल्युबल, ठीक है, लेस सॉल्युबल इन वाटर मॉलिक्यूल। इसी के साथ बच्चों बात करते हैं LiCl, तो LiCl बच्चों कैसा होता है, डेली क्वेश्चन होता है, डेली क्वेश्चन समझ में आता है, जो वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड करते हैं, ठीक है, UUISCENT, डेली क्वेश्चन इन नेचर। डेली क्वेश्चन का मतलब बच्चों जो वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड करते हैं, जो हाइड्रेटेड फॉर्म में रहते हैं,
तो LiCl डॉट टू वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, उसको बोलते हैं डेली क्वेश्चन। तो बेटा नेचर से एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और इस फेज में करता है एग्जिस्ट। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? बाकी अल्कली मेटल्स तो बच्चों ऐसे नहीं एग्जिस्ट करते हैं, वो तो आपकी नॉर्मल फेज में एग्जिस्ट करते हैं। सभी को समझ में आ गया? और नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि जो लिथियम है उसका डायगोनल जो रिलेशनशिप है बच्चों वो किसके साथ है? मैग्नीशियम के साथ है। एक ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल जो रिलेशनशिप है बेटा वो डिपेंड करता है चार्ज डिवाइड बाई साइज रेशियो पे, चार्ज डिवाइड बाई साइज रेशियो पे। मतलब लिथियम की पोजीशन अगर आप देखोगे तो कहाँ होगी? यहाँ पे होगी। बेरिलियम बच्चों कहाँ पे होगा? इस पोजीशन पे होगा। मैग्नीशियम यहाँ पे होगा। तो ध्यान देना बेटा, ये आपका लिथियम यहाँ पे रहा, मैग्नीशियम ये रहा, इन दोनों की प्रॉपर्टीज बच्चों मैच क्यों करती हैं? बोलोगे सर यहाँ पे चार्ज बाई साइज रेशियो दोनों का इक्वल है। कैसे इक्वल है? ध्यान देना बेटा, मैं लिथियम की बात करूं चार्ज क्या होगा? +1 डिवाइड बाई, मैं लिथियम की बात कर रहा हूँ, +1 डिवाइड बाई इसका जो भी साइज होगा वो लिखा जाएगा, ठीक है? अच्छा, नीचे बच्चों बात करते हैं तो देखो आपको पता है कि लिथियम के नीचे बेरिलियम मैग्नीशियम दिख रहा है भाई। टॉप टू बॉटम की बात करेंगे, ये आपके सेकंड पीरियड में, ये थर्ड पीरियड में है। तो बेटा मैग्नीशियम के पास चार्ज कितना है? +2 है। साइज बच्चों इसका बड़ा हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, समझ में आ जाएगा बिल्कुल आपको सही ढंग से। अब यहां से क्या हुआ कि भाई लिथियम वाले केस में तो +1 साइज था, ठीक है, चार्ज था, साइज आपका कुछ तो कहीं ना कहीं साइज कम होगा आपका। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब टॉप टू बॉटम आने पे साइज तो कहीं ना कहीं बढ़ ही रहा है ना। आप मेरी बात को समझ पा रहे होगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव +1, चार्ज कम है, साइज छोटा है, तो रेशियो जो भी निकल के आएगा। दूसरा समझो यहाँ पे चार्ज ज्यादा हो गया तो साइज भी तो ज्यादा हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ बच्चों सपोज अगर +1 है, नीचे वाले का साइज 2 है, 1/2 आंसर आएगा। इसका बेटा +2 है, इसका साइज आपका 4 आ गया, कैंसिल करोगे तो ये भी तो 1/2 आएगा। मतलब मेरी बात ये है, मैथमेटिकली ये कॉमन सेंस बिल्कुल यूज कर सकते हैं कि अगर हम लिथियम मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे रीजन बच्चों एक है कि लिथियम मैग्नीशियम का जो चार्ज और जो साइज रेशियो है वो आपका बराबर आता है दोनों का। क्यों बराबर आता है? कि लिथियम वाले केस में +1 डिवाइड बाई साइज होगा, बट इन केस ऑफ अगर मैं बात करता हूँ इन केस ऑफ मैग्नीशियम तो वहां पे आपका चार्ज बाई साइज होगा। तो चार्ज बाई साइज की वैल्यू दोनों के लिए बेटा क्या होगी? बराबर। बिकॉज अगर मैग्नीशियम की बात करोगे चार्ज भी बढ़ रहा है, साइज भी बढ़ रहा है। लिथियम की बात करोगे तो चार्ज आपका छोटा है, साइज भी छोटा है। तो जो रेशियो की हम बात कर रहे हैं तो रेशियो दोनों में बराबर है। अगर रेशियो बराबर में आएगा दोनों में तो वी विल कॉल कि बेटा यहाँ पे चार्ज बाई साइज रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई? क्लियर सभी को? तो लिथियम के बारे में इतनी जानकारी आपको बिल्कुल रखनी है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं बेरिलियम की तरफ। भाई जो बेरिलियम एलिमेंट है उसके भी अपने कुछ एनोमोलस बिहेवियर है ना। पहला एलिमेंट है ना, उसके एनोमोलस बिहेवियर होते ही हैं इन दोनों केस में। तो लिथियम इज क्लियर। अब बेटा बात करते हैं बेरिलियम। तो बेरिलियम का जो एनोमोलस बिहेवियर है, जो डिफरेंट बिहेवियर है, वो बाकी इलेक्ट्रॉन अर्थ मेटल कंपैरिजन में ऐसा क्यों है? तो उसके पीछे रीजन बच्चों लगभग मैच करते हैं लिथियम के साथ। तो अभी हम लोगों ने पढ़े थे। पहला बेटा क्या? स्मॉल साइज एंड हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी वैल्यू। सेकंड बच्चों बात करते हैं कोवलेंट करेक्टर, काफी ठीक होता है इसका बाकी इलेक्ट्रॉन अर्थ मेटल कंपैरिजन में। नेक्स्ट इसकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू है वो भी काफी अधिक है एज कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रॉन अर्थ मेटल। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इनकी, तो हाई हाइड्रेशन एनर्जी भी होगी बिकॉज पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की वैल्यू काफी ज्यादा है। बाकी बच्चों हार्डनेस की बात करते हैं तो काफी बच्चों हार्डर भी होता है, ठीक है, हार्डर देन अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वो भी बच्चों काफी ज्यादा होता है इसका, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वो भी काफी मैक्सिमम होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हाईएस्ट होता है, ठीक है, अर्थ मेटल में। नेक्स्ट बच्चों रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो ये लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं अगर इसको बच्चों हम लोग डिसॉल्व करते हैं, अगर इसको हम डिसॉल्व करते हैं एल्कलीज के अंदर, एल्कलीज का मतलब बच्चों बेस, ठीक है, तो उस केस में बच्चों ये इवॉल्व करता है H2 गैस, ठीक है, क्या इवॉल्व करता है? H2 गैस। जैसे बेरिलियम when react with 2 moles of sodium hydroxide, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एल्कली। तो देखो बेटा यहाँ से क्या बनेगा प्रोडक्ट, आप क्या बनाओगे यहाँ से? आप BOH2 थोड़ी नहीं बना दोगे। तो कैसे बनता है वो समझो बेटा। सबसे पहले क्या होता है? एक्वस होता है। मैं आपको मैकेनिज्म थोड़ा सिखाऊंगा, इसलिए मैंने आपको पहले लेक्चर बोले थे कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करो
आपका जो इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म है, तो वहां से आपको बिल्कुल ही सारी बातें मिल जाएंगी कि किस किस तरीके से आपके जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं, सेमी मेटल्स हैं, वो किस किस तरीके से आपके रिएक्शन परफॉर्म करते हैं एल्कलीज के साथ, उसके बारे में वहां पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको कल डिस्कस जरूर करूंगा, अभी आपको बता रहा हूँ, ध्यान दो बेटा। तो सबसे पहले क्या होगा, एक्वस रिएक्ट विद बेरिलियम। एक्वस पार्ट पहले बच्चों से रिएक्शन करेगा, तो ये बनाता है BOH ट्वाइस। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, BOH ट्वाइस बना लिया बेस। अब ये बच्चों क्या, ये बेस है, ये भी सामने बेस, दोनों में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा, NaOH। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस के सामने बेटा BOH ट्वाइस कैसे करेगा, एसिड की तरह। तो इसको आप लिख लो H2BO2, लिख दो ना ओपन करके, H2BO2। अब H2BO2 आपने लिख तो दिया है, अब क्या किया बेटा, अब इसके सामने आप लेके आ जाओ NaOH, कोई दिक्कत नहीं। तो Na, अब यहाँ दो बेटा, इसको आप आयनाइज करो, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2H प्लस आयन मिल जाएंगे। और क्या मिलेगा यहाँ से BO2, और क्या मिलेगा BeO2 -2 मिलेगा। तो भाई -2 यहाँ से 2 सोडियम प्लस आयन चाहिए, तभी आपका चार्ज बैलेंस हो सकता है। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बच्चों बन जाता है Na2BO2। ठीक है, ये बनता है सॉल्ट। और प्लस बच्चों यहाँ से और क्या रिलीज होगा, अब चेक करो, और यहाँ से आपका OH, यहाँ से H, यहाँ से, तो बाकी आपको मिलता है यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल। ये तो आपकी सॉल्ट बन जाएगा, इंपॉर्टेंट सॉल्ट आपका ये बन चुका है, जिसका नाम होता है सोडियम बेरिलेट। इसका नाम बच्चों क्या होता है, सोडियम बेरिलेट। दिस इज सोडियम बेरिलेट। सोडियम बेरिलेट इसका नाम होता है सॉल्ट का। ठीक है, ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। और सोडियम बेरिलेट बच्चों क्या करता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए ना उनको एब्जॉर्ब करके रखता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, और प्लस बच्चों यहाँ से रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। तो मैं आपको एक बार कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ पे, कि अगर बच्चों रिएक्शंस आती है बेरिलियम के साथ NaOH की, तो 2 मोल्स आपको यूज करने पड़ेंगे। कुछ भी नहीं लिखा है तो मतलब एक्वस मीडियम होगा। और यहाँ से जो बनेगा बच्चों प्रोडक्ट, वो क्या होगा, एक तो आपका बनेगा Na2BO2। ये कैसे बना, ये बात आपको समझ में आई होगी, मैंने मैकेनिज्म बताया। दिस इज सोडियम बेरिलेट, और डॉट बच्चों इसके साथ रहते हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, और प्लस H2 गैस यहाँ से होती है एबॉल्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की रिएक्शंस है। ठीक है, और आपको बिल्कुल ढंग से इसे याद रखना है, और ढंग से याद रखने का कोई तरीका नहीं, मैं आपको मैकेनिज्म बता दिया हूँ पहले। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो बेरिलियम का ऑक्साइड प्लस बच्चों बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड, ये दोनों के दोनों बच्चों होते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। दोनों सिलेक्शन करते हैं, एसिड के साथ भी करते हैं, बेस के साथ भी करते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको बेरिलियम की रिएक्शन बेस के साथ तो बता दी, बट बेरिलियम की रिएक्शन बता एसिड के साथ भी होती है, HCl इसके साथ भी होती है। ये डायरेक्ट बेटा बनाता है BeCl2 बनाता है, प्लस H2 गैस यहाँ से रिलीज करता है। करेक्ट आंसर इसका बनता है। लेकिन अगर यही बेटा बेरिलियम अभी मैंने जस्ट बताया था कि बच्चों ये कर रहा था आपके एक्वस NaOH के साथ, तो BOH ट्वाइस मत बना देना, तो फिर बनेगा आपका यहाँ से क्या, सोडियम बेरिलेट बनेगा, और प्लस H2 गैस रिलीज करेगा। तो ये दोनों से ही रिएक्शन परफॉर्म करता है। दैट्स व्हाई इसको बच्चों बोलते हैं कि भाई जो बेरिलियम के ऑक्साइड है, फिर बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड है, वो बच्चों क्या करते हैं, दोनों आपके एम्फोटेरिक नेचर को होल्ड करते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब है कि एसिड के साथ भी, H प्लस बेस के साथ, दोनों के साथ रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, भाई बेरिलियम BO के साथ आप यहाँ पे सपोज मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपन अगर HCl लेके आए, तो वो आपने अभी सॉल्व कर लिया। अगर बेटा BOH ट्वाइस NaOH लेके आए, तो भी आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि भाई वो एम्फोटेरिक नेचर को ये होल्ड कर रहे हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप में कौन कौन से सीक्वेंस आते हैं। तो बच्चों लिथियम है, एक बेरिलियम है, एक बोरोन है। लिथियम का जो डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ होता है, मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम का बच्चों किसका होता है, एल्यूमिनियम के साथ, सॉरी नॉट एल्यूमिनियम, 1 सेकेंड, सिलिकॉन। नेक्स्ट बच्चों बात, हाँ 1 सेकेंड, यहाँ पे कुछ तो सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है, 1 सेकेंड। डायगोनल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिथियम ले लेते हैं। यहाँ पे आपका लिथियम का मैग्नीशियम के साथ होता है। ठीक है, एक पॉइंट ये है, बिल्कुल सही। फिर आपका यहाँ मिलेगा बेरिलियम का होता है एल्यूमिनियम के साथ, ये भी करेक्ट है। फिर होता है बोरॉन के साथ सिलिकॉन का, बिल्कुल सही, कार्बन फैमिली का। ठीक है, ये सीक्वेंस होता है। आपको 3 ही डायगोनल रिलेशनशिप याद रखने हैं। इनके पीछे बच्चों रीजन क्या है, रीजन सिर्फ आपका है चार्ज डिवाइड बाई साइज। ये रेशियो बेटा आपके इक्वल होते हैं, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ, बोरॉन का सिलिकॉन के साथ। कई बच्चों 3 पेयर में आपको डायगोनल रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं, बाकी कोई और पेयर के साथ डायगोनल रिलेशनशिप देखने को आपको नहीं मिलेगा। सभी को बात समझ में आ गई। एज वेल एज इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज भी होती है ना बेटा, वो भी लगभग आपकी सेम होती है। वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज भी सेम होती है, लिथियम मैग्नीशियम की, बेरिलियम एल्यूमिनियम की, और बोरॉन सिलिकॉन की। सभी को समझ में आ गया, क्लियर। तो कल बच्चों हम जब मुलाकात करेंगे,
तो हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों जो डायगोनल रिलेशनशिप के जो सीक्वेंस हैं, जो पेयर हैं, 3 पेयर हैं, उन तीनों पेयर के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद बच्चों फिर स्टार्ट होगा इसके कंपाउंड एल्किली मेटल्स के, एल्कन अर्थ मेटल के, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे